हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्र नर्सरी एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होगा, जिसके अंतर्गत हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे, क्या इनके टाइप्स होते हैं, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, क्या क्या इनके रिस्क फैक्टर्स हैं और एक नर्स का ईसीटी में क्या रोल होता है। साथ में इसके हम प्रोसीजर भी देखेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि यहाँ आपको नर्सिंग से रिलेटेड बेहतरीन नोट्स दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को हम शॉक थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 1938 में, कब 1938 में, ठीक है, कार्लेटी और बिन्नी, किसने, कार्लेटी और बिन्नी द्वारा जो है इलेक्ट्रो शॉक थेरेपी, किसका, इलेक्ट्रो शॉक थेरेपी का आविष्कार किया गया था, जिसे बाद में जो है किसके नाम से जाना गया, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के नाम से जाना गया। ठीक है, चलिए अब इसकी हम डेफिनेशन समझते हैं। तो मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए रोगी को ईसीटी देने से पहले रोगी को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पहली बात तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि ईसीटी का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। तो याद रखिएगा, मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए। ठीक, तो ईसीटी के प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, रोगी को जो है जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। ठीक, जिससे कि वो क्या हो जाए, बेहोश हो जाए। ठीक है, अब होता क्या है, इसके बाद में इलेक्ट्रोड्स को रोगी के सिर पर रखा जाता है और उसमें नियंत्रित करंट छोड़ा जाता है। ठीक है, जिससे ब्रेन में क्या है, हल्के झटके लगने स्टार्ट हो जाते हैं। जब ब्रेन में झटके लगते हैं तो हमें केवल जो है हाथ और पैर ही हिलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहते हैं। आशा करता हूँ कि डेफिनेशन को आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम कुछ बात करते हैं स्पेशल पॉइंट की। तो याद रखिएगा, ईसीटी में जो भी हम लोग आइडियल वैल्यूज़ लेते हैं, ठीक है, वो इस प्रकार है। सबसे पहले जो भी आप इलेक्ट्रिक फ्लो करवा रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, याद रखिएगा 200 से लेके 1600 मिली एम्पियर। ठीक है, वोल्टेज कितना होना चाहिए, 70 से लेके 130 वोल्ट होना चाहिए। ठीक, टाइम यानी कि जो हम करंट दे रहे हैं वो कितने सेकंड के लिए देंगे, तो याद रखिएगा 100 मिली सेकेंड से 6 सेकंड तक का जो हम लोग करंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ ईसीटी, ठीक है, यानी कि हम जो ईसीटी देते हैं किसी भी रोगी को तो वो कितनी बार देते हैं, तो याद रखिएगा हफ्ते में 3 बार, कितना, 3 टाइम्स इन अ वीक। चलिए अब हम बात करते हैं ईसीटी के क्या टाइप्स हैं। तो इसको जो है मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला आपका होता है यूनिलेटरल, दूसरा क्या होता है आपका बाईलेटरल होता है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि यूनिलेटरल ईसीटी क्या होता है। तो याद रखिएगा, इसमें इलेक्ट्रोड ब्रेन के एक तरफ, क्या, ब्रेन के एक तरफ, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ठीक है, ब्रेन के एक तरफ यानी कि टेम्पोरल पार्ट, कौन सा, हेड का जो टेम्पोरल पार्ट है वहाँ पे जो है लगाया जाता है। जैसे कि जो व्यक्ति राइट हैंड से काम करते हैं, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो व्यक्ति राइट हैंड से काम करते हैं उनके लेफ़्ट साइड जो है हम लोग इलेक्ट्रोड लगाएंगे, और जो लेफ़्ट हैंड से काम करते हैं उनके हम राइट हैंड साइड पर जो है इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे बाईलेटरल। ठीक है, तो बाईलेटरल का मतलब क्या होता है, 2 बार, ठीक, यानी कि 2 जगह। तो इसमें इलेक्ट्रोड ब्रेन के दोनों ओर, क्या, ब्रेन के दोनों ओर लगाया जाता है, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने जो है दोनों जगह जो है टेम्पोरल एरिया पे इनके इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं। ठीक है, आँख के आउटर कैंथस व टर्गस के मध्य बिंदु से, क्या, टर्गस के मध्य बिंदु से 1 इंच ऊपर की ओर जो है इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी आई है, ठीक है, ये आपकी आई है और ये आई का आउटर कैंथस है। कैंथस का मतलब बिल्कुल जो नुकीला पार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट होगा वो क्या होगा, आपका आउटर कैंथस होगा। ठीक, और जो ईयर होगा, ईयर का जैसे आप फिगर जब हम बनाते हैं ईयर का, तो उसमें एक ऐसी कुछ उभार जैसी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, टर्गस कहते हैं। तो टर्गस और आपका जो कैंथस है, ठीक, ये देखिए इसके मिड पॉइंट ले लेते हैं। मिड पॉइंट से हम 1 इंच ऊपर की ओर जो है इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा देंगे। क्लियर है बिल्कुल।
ठीक है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे ये हमारा आउटर कैंथस है, यानी कि आँख का बिल्कुल जो लास्ट पार्ट होता है, जो नुकीला पार्ट होता है, वो आपका कैंथस कहलाता है। ठीक है। और ये क्या है, ईयर का आपका टर्गस है। ठीक। तो दोनों के बीच में एक काल्पनिक रेखा खींच लेंगे। ठीक, हमने खींच ली ये लाइन। उसके मिड पॉइंट, ठीक है, जो काल्पनिक रेखा है उसके मिड पॉइंट से ठीक ऊपर, यानी कि 1 इंच ऊपर जो है हम लोग इलेक्ट्रोड को यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं। ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं इंडिकेशंस की, यानी कि ECT जो है किन पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है। चलिए सबसे पहला क्या है, सीवियर डिप्रेशन, ऐसे पेशेंट जिनको बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन है। ठीक है। अब सीवियर डिप्रेशन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो याद रखिएगा, इंक्लूड फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पेशेंट को जो है कोई भी एक आशा जो है उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ठीक है, वो जो है आशा रहित होगा बिल्कुल। ठीक। इंक्रीज इरिटेबिलिटी, ठीक है, चिड़चिड़ापन वो जो है महसूस करता है। ठीक। लॉस ऑफ प्लेजर, कोई इसके अंदर खुशी नहीं होगी। ठीक। ट्रैवल कंसंट्रेटिंग, ठीक है, कोई भी चीज़ जो है वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। जब भी वो कोई काम करेगा तो वो जो है कंसंट्रेट होकर नहीं कर पाएगा। ठीक है। उसको सोने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक। थॉट ऑफ डेथ या सुसाइड, ठीक है, उसको जो है आत्महत्या करने की बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा उसको अंदर होती है। क्लियर है। चलिए अगला क्या है, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस डिप्रेशन। इसमें क्या होता है कि जब ड्रग्स का जब हम लोग क्या होता है कि सीवियर डिप्रेशन के अंतर्गत जो भी हम लोग ड्रग्स का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जो है किसी भी प्रकार का ड्रग्स जो है कामगर मतलब जो है कारगर नहीं है। ठीक है, कोई भी मतलब जो है कोई भी जो है इसको ट्रीटमेंट नहीं हम कर सकते हैं। ठीक है, वो यानी कि ड्रग जो है कोई फ़ायदा नहीं होगा उसके ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो है हम लोग ECT का यूज़ करते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्या हमारा, सीवियर मेनिया। ठीक है, मेनिया क्या होता है, उन्माद या पागलपन। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर का ये एक प्रकार होता है, याद रखिएगा, जिसमें इंटेंस यूफोरिया। ठीक है, आपको जो है सीवियर मेनिया में क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि इंटेंस यूफोरिया। यूफोरिया क्या होता है, अति उत्साह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एजिटेशन, घबराहट। ठीक है, हाइपर रिएक्टिविटी, इसमें क्या होता है, अति क्रियाशील होगा वो। ठीक है, निर्णय लेने में असफलता, जोखिम भरा व्यवहार होगा उसका, मादक द्रव्यों का सेवन। ठीक है, वह साइकोसिस। साइकोसिस क्या होता है, ये एक मनोविकृति होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लोग जो है वास्तविकता से जो है बिल्कुल एकदम दूर हो जाते हैं। ठीक है, वास्तविकता से उनका कोई संपर्क नहीं होता है। क्लियर है। तो ये जो है जितने भी जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए हैं, तो ये सब पॉइंट जो हैं सीवियर मैनिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो है हम लोग ECT का यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा कैटाटोनिया। ठीक है, तो याद रखिएगा जो कैटाटोनिया होता है ये एक सिजोफ्रेनिया का टाइप होता है। ठीक, कैटाटोनिया क्या होता है, याद रखिएगा ये एक लक्षणों का समूह है जिसमें आमतौर पर एजिटेशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, घबराहट होगी। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है प्रॉपर तरीके से व्यक्ति नहीं कर पाएगा पेशेंट हमारा। ठीक, भ्रम और बेचैनी भी जो है इसमें देखी जाती है। ठीक है, तो ये सारे जो लक्षण हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, आपके कैटाटोनिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या हमारा, डिमेंशिया। ठीक, डिमेंशिया क्या है, ये एक सिम्टम्स का ग्रुप होता है जिसके अंतर्गत आपकी जो मेमोरी है वो अफेक्ट होती है। ठीक, आपकी जो थिंकिंग है, जो आप सोचते हैं वो अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। ठीक, सोशल एबिलिटीज़, जो आपकी सामाजिक योग्यता है वो आपकी प्रभावित होती है। ठीक है। चलिए अगला क्या है हमारा, पोस्टमार्टम डिप्रेशन। पोस्टमार्टम का मतलब क्या होता है, आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, वुमेन जब हमारी जो माताएं होती हैं वो डिलीवरी करने के बाद में क्या होती है, बहुत सी ऐसी माताएं होती हैं जो डिप्रेशन में चली जाती हैं। ठीक है, तो उनमें जो है ये ECT ज़्यादा कारगर होती है। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अगला क्या हमारा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, अब चूँकि हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है हम लोग किसी भी मेडिसिन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा फीटस का डेवलपमेंट होता है, ठीक, वो प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी भी प्रकार का ड्रग्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केस में ECT जो है यहाँ बहुत ही आपके लिए यूज़फुल है। ठीक, बहुत ही लाभकारी है। अगला क्या है, वृद्ध वयस्कों में जो दवा के दुष्प्रभाव को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जो हमारे ओल्ड एज के जो पीपल होते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या होते हैं कि वो ज़्यादा जो है मतलब दवा नहीं खा सकते हैं, या दवा खाते हुए तो वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में भी जो हम लोग इनको ECT दे सकते हैं। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब हम बात करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन की, यानी कि आपको ECT जो है कब कब नहीं देना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ए रिसेंट हार्ट अटैक, यानी कि अभी हाल ही में जो है उसको हार्ट अटैक आया हो। ठीक, हार्ट अटैक को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, याद रखिएगा, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी हम लोग कहते हैं। ठीक,
दूसरा क्या है, अदर अनस्टेबल हार्ट कंडीशन, ठीक है, या कोई दूसरी जो है अनस्टेबल हार्ट कंडीशन हो पेशेंट में, ठीक है, या कोई हार्ट से संबंधित उसको डिजीज़ हो, ठीक, तो ऐसी कंडीशन में जो है हम लोग उसको ECT नहीं देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्या पॉइंट है हमारा, कंडीशंस दैट इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड योर स्कल, जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर हमारे रोगी के सर में, ठीक है, जो उसका क्रेनियल पार्ट है वहाँ पे अगर जो प्रेशर होता है वो अगर क्रिएट ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, ठीक है, जिसको हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहते हैं, तो उस केस में भी जो है हम लोग उसको ECT नहीं देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसका बढ़ने का क्या कारण है, तो याद रखिएगा, एक आपका हाइपरटेंशन हो सकता है, दूसरा आपका ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्या हमारा, ए रिसेंट स्ट्रोक, क्या ए रिसेंट स्ट्रोक, यानी कि अभी अभी जो है पेशेंट को या किसी भी जो रोगी को बिल्कुल एकदम अभी अभी स्ट्रोक आया हो, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एन्यूरियम, ठीक है, एनुरिज्म। एनुरिज्म क्या होता है, इन अबनॉर्मल बल्ज और बैलोइंग इन द बॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स के जो दीवारें होती हैं वो क्या हो जाती है, फूल जाती हैं, एकदम बिल्कुल बैलून टाइप में हो जाती हैं, जैसे कि आपके फिगर में देख रहे हैं। देखिए ये हमारी क्या ब्लड वेसल्स है, और ये देखिए यहाँ पे जो है ब्लड वेसल्स ने की जो वॉल है वो क्या है, बल्ज हो गई है, एकदम बैलून शेप में हो गई है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये जो बैलून होता है वो रप्चर हो जाता है, ठीक, जब रप्चर हो जाता है तो क्या हो जाएगा, हीमोरेजिक, इसी को हम क्या कहते हैं, हीमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। क्लियर है, बिल्कुल, हीमोरेजिक का मतलब ही होता है ब्लीडिंग होना, ठीक। और अदर कॉजेज, ठीक है, ऑफ ब्लीडिंग इन योर ब्रेन, ठीक है, इसके कई अन्य दूसरे भी कारण हो सकते हैं जिसके कारण ब्रेन में ब्लीडिंग आपके होने लग जाए। क्लियर है, बिल्कुल। अगला है हमारा सीवियर लंग डिजीज़, ठीक है, सीवियर लंग डिजीज़ के केस में भी हम लोग नहीं देंगे, जैसे कि यहाँ पे आपका क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, COPD, ठीक है। COPD पर मैंने एक आपका पूरा टॉपिक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, आप उसको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में क्लिक करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या है हमारा, किडनी फेलियर है, ठीक है, किडनी अगर फेलियर हो गई हो तो उस कंडीशन में भी जो है हम लोग उसको ECT नहीं देंगे। अगला क्या हमारा, हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन में क्या होता है, जो आपका ब्लड प्रेशर होता है काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है, तो इस केस में भी नहीं देंगे। नेक्स्ट क्या हमारा, हीमेटोमा। हीमेटोमा में क्या होता है, यहाँ पे जो ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड की यहाँ पे गांठें बनने लगती हैं, तो उस केस को हम क्या कहते हैं, हीमेटोमा कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, ठीक है, या उसको हम साइड इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं कि ECT देने के बाद में पेशेंट के साथ में क्या क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा, इसको हेडेक भी हो सकता है, सिर दर्द भी हो सकता है, ठीक है, मसल ऐके हो सकता है, ठीक है, मसल ऐक का मतलब क्या होता है, पेशीय दर्द, ठीक है, लास्ट में क्या लगा वर्ड है, एक लगा है, ACHE, ठीक है, जहाँ पे ACHE लग जाता है उसका मतलब ही क्या होता है, दर्द होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कन्फ्यूज़न, ठीक है, पेशेंट को जो है भ्रम हो सकता है, ठीक, नौसिया हो सकती है उसको, मेमोरी लॉस हो सकती है, इरेगुलर हार्ट बीट, यानी कि जो उसका हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो सकता है, ठीक, ब्लड प्रेशर उसका लो हो सकता है जिसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है, जबड़े में दर्द हो सकता है, ठीक, डिजीनेस, बेचैनी हो सकती है उसको, ठीक है, एंजाइटी हो सकती है, चिंता हो सकती है, ड्रॉसीनेस क्या होता है, याद रखिएगा, फीलिंग मोर स्लीपी देन नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल जैसे हम लोग सोते हैं तो उसकी तुलना में ज़्यादा जो है नींद आना, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ड्रॉसीनेस कहते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे नर्सिंग केयर मैनेजमेंट की, यानी कि एक नर्स का ECT में क्या रोल होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्या हमारा, इमोशनल एंड एजुकेशनल सपोर्ट टू द क्लाइंट एंड फैमिली, ठीक है, रोगी और परिवार को जो है भावनात्मक और शैक्षिक जो है सहायता देना, ठीक है, उसको एजुकेट करना, ठीक। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या करते हैं, तो याद रखो सबसे पहले क्या है, रोगी को जो है प्रोसीजर के बारे में अच्छी तरह से जो है एक्सप्लेन करा दें, ठीक है, चाहे उसकी फैमिली हो या वो रोगी हो खुद, ठीक। नेक्स्ट क्या हमारा, रोगी हुआ उसके परिवार वालों से जो है रिटन कंसेंट प्राप्त कर लें, ठीक। अगला क्या है, प्रोसीजर से संबंधित रोगी को शिक्षित करें और रोगी को ECT से जुड़े आवश्यक मिथ क्या होते हैं, जो गलत फहमियाँ होती हैं, ठीक है, जो गलत फहमियाँ हैं उसके बारे में बताएं। क्लियर है। चलिए अगला क्या हमारा, प्री ट्रीटमेंट नर्सिंग केयर, ठीक है, यानी कि आपको ECT देने से पहले रोगी के साथ में कैसा केयर करना है, ठीक है, नर्सिंग केयर क्या देना है उसको, ठीक। सबसे पहला क्या हमारा, एक बार दोबारा जो है फिजिशियन के ऑर्डर व पेशेंट द्वारा जो रिटन कंसेंट प्राप्त हुआ है उसको रीचेक कर लें। क्लियर है। अगला क्या हमारा, उपचार से पहले 6 से 8 घंटे के लिए भोजन व तरल पदार्थों को बिल्कुल रोक दें, इसको हम क्या कहते हैं, NPO कहते हैं, ठीक है। अगला क्या है, डेंचर, चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस, हियरिंग एड, हेयर पिन आदि को सबको हटा देना है हमें। क्लियर है।
नेक्स्ट क्या हमारा, सुनिश्चित करें कि क्या रोगी ने जो है वॉइडिंग एक्टिविटी कर ली है। वॉइडिंग का मतलब क्या होता है, मूत्र त्यागना, ठीक है। तो ये भी हमें चेक करना है, ठीक है, प्रोसीजर से पहले। अगला क्या है, ट्रीटमेंट से पहले रोगी का वाइटल साइन जरूर चेक कर लें, ठीक है, ज़रूर ले लें एक बार हम लोग, ठीक। नर्स द्वारा रोगी को ढीले कपड़े उपलब्ध करवा देना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, एस्पायरेशन व ब्रेडी एरिथीमियास की पॉसिबिलिटी होने पर याद रखिएगा ड्रग्स का हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कौन सी ड्रग्स होगा यहाँ पे, एक आपका ग्लाइकोपाइरोलेट होगा जिसको हम रोविनोल भी कहते हैं, या एट्रोपिन, ठीक। इनकी हम व्यवस्था कर लें, ठीक है। अगर पेशेंट को मतलब प्रोसीजर के दौरान अगर बाई चांस मान लीजिए एस्पायरेशन या ब्रेडी एरिथीमियास हो जाता है, ठीक है, ये क्या है, दोनों कंडीशन जो है आपकी, जब आपका हार्ट बीट जो है इरेगुलर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ब्रेडी का मतलब क्या होता है, आपकी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल से कम हो जाए, और एरिथमिया का मतलब क्या होगा, इरेगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी दोनों ही कंडीशन हो सकती है, ठीक। तो ऐसे केस से बचने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले से ही जो है व्यवस्था करके रखेंगे 2 ड्रग्स की। वो कौन कौन से ड्रग्स है, एक आपका ग्लाइकोपाइरोलेट है, दूसरा आपका एट्रोपिन है। चलिए अब हम बात करते हैं नर्सिंग केयर ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर के दौरान जो है एक नर्स की क्या भूमिका होती है, ठीक। सबसे पहला क्या है, रोगी को ट्रॉली पर वेटिंग रूम से, ठीक, कहाँ से, वेटिंग रूम से ईसीटी रूम में एक अच्छे गद्देदार बिस्तर पर, क्या, एक अच्छे गद्देदार बिस्तर पर स्थानांतरित करें, और आरामदायक डोर्सल पोजीशन, कौन सी पोजीशन देनी है पेशेंट को, याद रखिएगा डोर्सल पोजीशन या सुपाइन पोजीशन देनी है, ठीक। और क्या करना है आपको, लंबर कर्व, ठीक है, जो उसकी पीठ के जो नीचे का हिस्सा होता है यानी कि कमर वाले भाग के नीचे एक छोटी सी तकिया रख दें। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अगला पॉइंट क्या है, ग्राहक से मतलब क्या है यहाँ पे आपका पेशेंट है, ठीक है। तो पेशेंट के एक हाथ पर ब्लड प्रेशर कफ रखें, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ठीक है, यही होता है हमारा ब्लड प्रेशर कफ होता है, ठीक, रखें। अब क्या होगा इसके बाद, जब आईवी लाइन, ठीक है, आईवी लाइन क्या होता है, आईवी लाइन हम इसलिए डालते हैं जिससे कि हमें जो है रोगी को सेडेटिव और मसल्स रिलैक्सेंट जो है दे सकें, ठीक है, मसल्स को रिलैक्स कर सकें, ठीक। तो आईवी लाइन शरीर में इंसर्ट कराते हैं तब उसी समय, ठीक है, ये देखिए आप जैसे फिगर में देख रहे हैं, ये आईवी लाइन जो है हमने पेशेंट को इंसर्ट करा दी। क्लियर है। अब इंसर्ट कराने के बाद में जो है हम लोग क्या क्या चीज़ें लगाते हैं, तो याद रखिएगा सबसे पहले हम लगाएंगे ईईसी बोले तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ठीक है। इसका काम क्या होगा, तो ये जो है वो ब्रेन एक्टिविटी को डिटरमाइन करता है, ठीक, ये लगा दिया। अब और दूसरी चीज़ हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, ईएमजी लगाएंगे। ईएमजी क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रोमायोग्राम, ठीक है। तो ये जो काम करेगा, इसका काम क्या होगा, ये मसल्स एक्टिविटी को जो है डिटरमाइन करेगा, रीड करेगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, ईसीजी भी हम लगाएंगे। ईसीजी का काम क्या होगा यहाँ पे, हार्ट रेट को जो है ये मॉनिटरिंग करेगा, ठीक है, हार्ट रेट जो है हमारी उसको डिटरमाइन करेगा, ठीक। तो इन ये चीज़ें क्यों हम जो इलेक्ट्रोड्स है वो पेशेंट को अटैच कर देते हैं। तो कौन कौन से इलेक्ट्रोड्स अटैच करेंगे, किस चीज़ के, तो याद रखिएगा एक आपका होना चाहिए इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ठीक, दूसरा क्या है इलेक्ट्रोमायोग्राम, और तीसरा क्या है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो पेशेंट को हम लगा देते हैं, अटैच कर देते हैं। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अगला क्या है, क्लाइंट की उंगली पर पल्स ऑक्सीमीटर हम लगा देंगे, ठीक है, क्या लगा देंगे, पल्स ऑक्सीमीटर। और आपको मालूम होना चाहिए पल्स ऑक्सीमीटर का क्या काम होता है, ऑक्सीजन जो ब्लड में ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन होती है, ठीक, कैपेसिटी जो होती है उसको हम मेजर करते हैं। क्लियर है। अगला क्या है, ट्रीटमेंट के दौरान जो है ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है हमें, ठीक है, जो भी ब्लड प्रेशर है उसको हमें मॉनिटर करता रहना है। अगला हमारा पॉइंट क्या है, मेडिकेशंस टू बी गिवन, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ मेडिकेशंस का भी हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक। ये जो मेडिकेशंस हैं याद रखिएगा पेशेंट को जो है बेहोश करने के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला क्या हमारा शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स होगी आपको कुछ थोड़े समय के लिए जो है पेशेंट को बेहोश कर देगी, ठीक है। तो कौन सी है वो याद रखिएगा, ब्रीवाइटल है, ठीक। अगला क्या है, मसल रिलैक्सेंट, मसल को रिलैक्स करने में जो ड्रग्स यूज़ होगा याद रखिएगा क्या नाम है, सक्सिनिल कोलाइन है। क्लियर है। 100% ऑक्सीजन बाय मास्क, ठीक है, बाय पॉजिटिव प्रेशर, ठीक। तो पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करने के लिए जो है पेशेंट को 100% हम लोग जो है ऑक्सीजन देंगे, कैसे, बाय मास्क देंगे, ठीक है। यहाँ पे 100% जो है सैचुरेशन बता रहा है ऑक्सीजन की, ठीक है। अगला क्या है, ये सुनिश्चित करें कि मुंह में जो है बाइट ब्लॉक रखा है, ठीक। याद रखिएगा बाइट ब्लॉक मुंह में इसलिए लगा दिया जाता है जिससे कि पेशेंट का जब हम प्रोसीजर करते हैं स्टार्ट, ठीक है, जब झटके देना स्टार्ट करते हैं करंट से तो पेशेंट की जीभ ना कटे, ठीक है। तो इसीलिए जो हम लोग बाइट ब्लॉक का यूज़ करते हैं। क्लियर है।
चलिए अगला क्या है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस दी जाती है यहाँ पे, यानी कि जो बिजली है वो हम उसको अप्लाई करते हैं पेशेंट को, ठीक है, यहाँ पे बिजली देंगे, इलेक्ट्रिकल जो है शॉक है वो देते हैं, ठीक। जिससे क्या होता है, ग्रेडमल सीजर्स उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि ब्रेन में जो झटके, अभी जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, यहाँ पे ब्रेन में जो है झटके होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो क्योंकि ब्रेन तो अंदर होता है वो तो चीज़ों में दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, याद रखिएगा उसके हाथ और पैर जो हैं वो हिलने लगते हैं, ठीक है। तो समझ जाइए वहाँ पे कि वहाँ जो है ग्रैंडमल सीजर उत्पन्न हो गया है। क्लियर है बिल्कुल, ठीक। तो याद रखिएगा जो ग्रैंडमल सीजर जो होता है उसके अंतर्गत 2 स्टेज आती हैं। एक आपका टॉनिक स्टेज होगा, ठीक है। जो टॉनिक स्टेज होगा तो उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि यहाँ जो पेशेंट होगा उसका जो कॉन्शियसनेस होगा वो बिल्कुल एकदम गायब हो जाएगा, ठीक। कहने का मतलब है पेशेंट यहाँ पे बेहोश होने लगेगा, ठीक। एंड द मसल सडनली कॉन्ट्रैक्ट, जो मसल्स होगी वो एकदम संकुचित होने लग जाएगी, ठीक। एंड कॉज द पर्सन टू फॉल डाउन, ठीक है। और ये भी कारण हो सकता है कि पर्सन जो है एकदम गिर जाए, ठीक है। ड्यूरेशन कितना रहता है टॉनिक स्टेज का, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10 से 20 सेकंड का जो है आपका टॉनिक स्टेज होता है, ठीक। अगला है हमारा क्लॉनिक स्टेज है, तो याद रखिएगा जो क्लॉनिक स्टेज है ये कितने समय के लिए होता है, तो याद रखिएगा 25 से 30 सेकंड के लिए होता है, ठीक। अब इसी 25 से 30 सेकंड में क्या होता है, जो आपकी मसल्स होती है वो अल्टरनेट क्रम में क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, कॉन्स्टेंट करेगा, रिलैक्स करेगा, कॉन्स्टेंट करेगा, ठीक। अब इसके बाद में क्या होता है कि पेशेंट को जो है तुरंत सक्शन करने के बाद में ऑक्सीजन जो है उपलब्ध करवा देनी चाहिए, ठीक है। O2 जो है ऑक्सीजन आपको उपलब्ध करवाने पड़ेगी। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, प्रोसीजर के बाद में एक नर्स की क्या भूमिका होती है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, प्रत्येक 15 मिनट में जो हमें वाइटल साइन को ऑब्जर्व करते रहना है और साथ में रिकॉर्ड करते रहना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, पेशेंट को एक तरफ लिटाकर उसके सिक्रीशन को साफ करना है, ठीक। ड्यूरिंग प्रोसीजर जो भी हमने प्रोसीजर किया था उस समय क्या होता है, कोई भी सिक्रीशन जो उसके मुंह से निकला हुआ है, ठीक है, तो उसको हमें साफ़ करना है। तो क्या करेंगे, हम पेशेंट को एक तरफ लिटा देते हैं और उसके सिक्रीशन को साफ़ कर देते हैं। अगला क्या है हमारा, रिकवरी रूम से पेशेंट को ट्रांसफ़र कर देना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पेशेंट को 30 मिनट से 1 घंटे तक सोने के लिए कहें उसको, ठीक है। अगला क्या है, पेशेंट को चाय या ड्रिंक पीने के लिए कहें हम लोग, ठीक है। जो भी प्रोसीजर हम लोगों ने किए हैं उसको हमें क्या करना है, रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। आशा करता हूँ कि टॉपिक को आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको टॉपिक कैसा लगा है, और इस टॉपिक या इस चैनल से रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज़ हैं, ठीक है, उन्हें ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच।